चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है ये देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि हम कांच का कोई खोखला गोला लेते हैं, ठीक है, और उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, काट देंगे, ठीक है। कांच के खोखले गोले को दो भागों में काट देंगे तो होगा क्या, इस तरीके से दोनों भाग दिखेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से दोनों भाग दिखेगा, ठीक है। तो एक भाग में हम अंदर से लेप लगा देंगे, ठीक है। एक भाग में हम अंदर से लेप लगाएंगे और दूसरे वाले भाग में हम बाहर से लेप लगाएंगे, ठीक है। एक भाग में हम अंदर से लेप लगाएंगे, दूसरे वाले भाग में हम बाहर से। तो किस चीज़ का लेप लगाना है, तो हम लाल ऑक्साइड, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। तो अगर जिस सतह पे लेप लगाएंगे, ठीक है, उसके दूसरा वाला सतह कैसा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है, कांच का खोखला गोला, ठीक है। और ये कैसा है, तो ये पारदर्शी है। ये कैसा है, पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके। तो हमने इस गोले को दो भागों में बांट दिया, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और एक भाग में हम अंदर से लेप लगा देंगे लाल ऑक्साइड का और दूसरे भाग में बाहर से लेप लगाएंगे। तो अंदर से जिस भाग को हमने लेप लगाया है वो बन जाएगा उत्तल दर्पण, और जिसको हमने बाहर से लेप लगाया है वो बन जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है, तो ये है उत्तल दर्पण, और ये कौन सा है, तो ये है अवतल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के कितने भाग हो जाएंगे, दो भाग होंगे, एक होगा उत्तल दर्पण और दूसरा होगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में ये जो आप परावर्तक पृष्ठ देख रहे हैं ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ उभरा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा उठा होता है, ठीक है, ऊपर की ओर उठा होता है, और ये अंदर की तरफ दबा होता है, ठीक है। तो जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जो पृष्ठ अंदर ऊपर से उभरा हो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो ऊपर की तरफ उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हो अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ में आया आपको। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने दर्पण हैं, दो। तो इससे संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और ये कौन सा दर्पण है, तो ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण कहाँ से बन के आया है, तो ये बन के आया है इस गोले से, ठीक है। ये बन के आया है इस गोले से। तो इस गोले का केंद्र होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस गोले का जो केंद्र है वही केंद्र इन दर्पणों का भी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका केंद्र यहाँ पर है, इस दर्पण का केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके केंद्र को बोला जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, ठीक। इसका भी केंद्र होगा यहाँ पर, तो इसके केंद्र को भी क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण। ये दोनों कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है
उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो दर्पण में क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। तो अगर हम, ठीक है, ये लाइन खींचे तो ये लाइन कहाँ से होके जा रही है? दर्पण के मध्य बिंदु से और वक्रता केंद्र से। ये क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु है। दर्पण का क्या है? मध्य बिंदु। तो इसको हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ये क्या है? ध्रुव हो जाएगा। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो ये है वक्रता केंद्र और ये है दर्पण का मध्य बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है आप समझ गए? तो ध्रुव को हम दिखाते हैं P से और वक्रता केंद्र को दिखाएंगे C से। ध्रुव को किससे दिखाएंगे? P से, और वक्रता केंद्र को किससे दिखाएंगे? C से। तो मैं सबकी परिभाषा एक बार दिखा दे रहा हूँ। वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र की अगर परिभाषा देखी जाए तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके हम केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी वही परिभाषा लगेगी। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और आ सकती हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक और बिंदु होता है, ठीक इसके बीच में होता है, जिसको हम फोकस कहते हैं। ये क्या है? ये है फोकस या फोकस बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, तो इस इधर भी वही होगा। तो ठीक इसके बीच में एक बिंदु होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या है? एक बिंदु जिसको फोकस बोलते हैं। इसको एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दूरी देख लेते हैं। दूरी किस तरीके से इसमें कंसीडर की जाएंगे। ठीक है, तो नोट में एक बात याद रखना कि दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या है? यहाँ है। तो अगर कोई भी दूरी मापना होगा तो यहीं से मापेंगे। जैसे फोकस दूरी कितनी होगी? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र है तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है? इस लाइन ये कौन सी दूरी है? तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये कौन सी दूरी हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक उसी तरीके से उसमें लगाएंगे। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। इस वाली दूरी को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे इस वाली दूरी को क्या बोला जाएगा? फोकस दूरी। इस बिंदु का नाम है फोकस। ठीक है, और इसको हम दिखाएंगे फोकस दूरी स्मॉल एफ से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? इसको हम आर से दिखाएंगे। ठीक है, आर से। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या है? फोकस दूरी। ठीक उसी तरीके से हम इसमें दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हम किससे दिखाएंगे? आर से, और ये क्या है? ये है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को, ये है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये चीज़ समझ में आया? तो हमने इस चित्र में क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने देखा वक्रता केंद्र
ठीक है। उसके बाद से ध्रुव और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये तीन चीज़ें हमने देखा। उसके बाद से फोकस बिंदु देखा, फोकस बिंदु और क्या है, ठीक है। इसमें ये चार चीज़ें देखें, 1 2 ये 3 और ये 4। अब हम दूरी में देखें तो दूरी में क्या क्या चीज़ें देखें, तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को किससे दिखाया गया है, F से। और फोकस दूरी यानी कि P और F के बीच की दूरी, तो फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद से P और C के बीच की दूरी को क्या बोला गया, वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं, और ये क्या है, P C के बीच की दूरी, ठीक है। तो जो काम इसमें होगा वही काम इसमें होगा, ठीक है। तो जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वही चीज़ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखा जाए कि दर्पण पर हम किरण को किस तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण पर किरणों को भेजने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने का नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो कितने तरीके से हम गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, ठीक है। तो 3 नियमों में हम सबको देखते हैं 1 बाय 1। तो ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो इसमें हम किरणों को भेजेंगे, तो किस तरीके से किरण को भेज सकते हैं। तो ये हमारा दर्पण हो जाएगा, ये ध्रुव है, और ये फोकस बिंदु, और ये हो जाएगा इसका केंद्र, ठीक है। ये क्या है, ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रही है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन का है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर हम अगर कोई किरण भेज रहे हैं, तो यहाँ पर दर्पण पे होगा इसका परावर्तन, और परावर्तन होने के बाद ये जहाँ से भी होके जाएगी उस बिंदु का नाम हो जाएगा फोकस, ठीक है। तो जहाँ से भी होके जाएगी वो फोकस होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, ठीक है। तो जो काम हम इसमें करेंगे वही काम हम उत्तल दर्पण के लिए भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये हो गया, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष लाइन, ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, और ये है ध्रुव जिसको हम P से दिखाते हैं, ठीक है। इसमें नोट पॉइंट एक लिख लेना। नोट पॉइंट यहाँ पे भी है एक, प्रकाश किरण दर्पण के लेफ्ट साइड से ही भेजी जाती है, ठीक है। ये मान्यता है कि आप प्रकाश को अगर प्रकाश किरण भेज रहे हैं तो लेफ्ट साइड से ही भेजना है, ठीक है। तो प्रकाश किरण इस पे भेजते हैं,
तो लेफ्ट साइड से भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा परावर्तन, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण को भेद के तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो कहाँ से होके जाना है, इसको फोकस से, तो फोकस से होके जाने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे दिखा देंगे कि फोकस से होते हुए जा रही है, लेकिन इसका दर्पण से हो जाएगा परावर्तन, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो ऐसे गई, यहाँ दर्पण पे टकराई, टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद ऐसे चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। जब प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, ठीक है। फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फोकस से जा रही है और यहाँ से फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल और ये है उत्तल, ठीक है। ये पहला है। अब दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इस बार हम भेजेंगे फोकस से, ठीक है। इस बार हम जो प्रकाश किरण भेजेंगे वो फोकस से। इसमें कैसे भेजे थे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब यहाँ पे कैसे भेजा जाएगा, फोकस से। तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, ये हो जाएगा फोकस, ये क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब प्रकाश किरण कहाँ से भेजना है, फोकस से, ठीक है। और सॉरी, मैं फोकस यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये है फोकस, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो इसका यहाँ पर होगा परावर्तन, और परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब आपतित किरण, जब प्रकाश किरण, ठीक है, फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें भी वही होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पर हो जाएगा इसका फोकस, ठीक है। अब इस बार हम प्रकाश किरण को कहाँ से भेजने वाले, फोकस से। तो फोकस से भेजने का मतलब ये है कि फोकस से इस तरीके से हम भेजेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये फोकस से जा रही है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से ही आ रही है ये प्रकाश किरण, और यहाँ पर इसका होगा परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। दर्पण को भेद के तो जा नहीं सकती है, तो इसका होगा परावर्तन, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली आएगी। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। फोकस से आती हुई प्रकाश किरण, फोकस से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा है ये इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये है फोकस
और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो इस बार हम भेजेंगे वक्रता केंद्र से। तो जब वह वक्रता केंद्र से भेजी जाएगी तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही लगेगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, इस बार हम प्रकाश किरण को कहाँ से भेज रहे हैं, प्रकाश किरण को भेज रहे हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं तो जिस रास्ते गई है वह उसी रास्ते वापस चली आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें दर्पण को भेद के तो जा नहीं सकती है, तो दर्पण से वापस टकरा के चली आएगी उसी डायरेक्शन में। तो हर बार यही हुआ है, इसी को हम अपवर्तन हर बार यही हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, चली जाती है। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जब वक्रता केंद्र से आ रही है तो उसी रास्ते चली जाएगी। इधर भी वही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, और जब फोकस से आते हुए प्रतीत हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और जब वक्रता केंद्र से भेजा जाएगा तो उसी रास्ते वापस चली आएगी। ठीक है, ये 3 तरीका है दर्पण पर हम किरणों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीका है दर्पण पर किरणों को भेजने का। अब हम देखते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अगला है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण पर प्रतिबिंब, तो ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, और यहाँ से इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसका बनना है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसका बनना है, वस्तु का। तो वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, मुख्य अक्ष पे रखा जाएगा। वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, मुख्य अक्ष पे। तो यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट है, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। ठीक है, ये एक मान्यता है, ऐसा जरूर नहीं है कि राइट साइड रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन ये मान्यता है कि हमें वस्तु को लेफ्ट साइड ही रखना है। ठीक है, जिस तरीके से रोड का नियम बना दिया गया है कि सभी को लेफ्ट साइड ही चलना है। ठीक है, इंडिया में सबको लेफ्ट साइड ही चलना होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है। ठीक है,
तो पहली स्थिति है वस्तु को हम रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद से इसका प्रतिबिंब बना के देखेंगे कैसा बन रहा है अनंत पे। उसके बाद से इन दोनों के बीच में रखा जाएगा वस्तु को। तो इन दोनों के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरी स्थिति हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति कहाँ पे रखा गया है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति कहाँ पे होगी? वक्रता केंद्र पे रख के देखेंगे क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद से चौथा वाला स्थिति है इन दोनों के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, इस तरीके से रख देंगे। इसके बारे में देखा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब ये फोकस पे रख के देखा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, और लास्ट में हम रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। अब ये स्थिति नहीं हो सकती कि दर्पण पे तो रखने नहीं जाएंगे हम वस्तु को, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा? दर्पण आ जाएगा। तो दर्पण पे वस्तु को रखने नहीं जाएंगे। तो हमारे पास कितनी स्थितियां हैं? 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। तो ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम 6 स्थितियां देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित, ठीक है। तो पहला है अनंत पे, दूसरा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र पे, चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा है फोकस पर, और छठा है फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं, उत्तल दर्पण के लिए क्या है। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या केस हो सकता है? तो उत्तल दर्पण में सभी पॉइंट का मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस और ये ध्रुव। तो फोकस और वक्रता केंद्र होता है किधर राइट साइड में होता है, राइट साइड होता है। और वस्तु को किधर रखना है? लेफ्ट साइड। तो इसमें कितनी स्थितियां हो सकती हैं? तो इसमें केवल 2 स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति हम अनंत पे रखेंगे, और दूसरी स्थिति ये 2 पॉइंट दिख रहा है तो इसी के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 स्थितियां बन रहा है। पहला स्थिति कहाँ पे रखना है? अनंत पे, और दूसरा स्थिति इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमें केवल 2 स्थितियां पढ़नी है, और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पढ़नी है। तो चलिए 1 बाय 1 सबको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण लेके चल रहा हूँ, उसके बाद से उत्तल दर्पण देखेंगे, ठीक है। तो अब बनाते हैं किरण आरेख को। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारे पास कितनी स्थितियां हैं दर्पण पर किरणों को भेजने का? 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या बता रही थी? पहली स्थिति ये बताई है कि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, ये है मुख्य अक्ष और ये है हमने भेज दिया समांतर। तो ये जहाँ से भी होके जाएगी उस बिंदु का क्या नाम है? वो फोकस। और ये है C और ये है P, ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि अगर हम फोकस से भेजेंगे, फोकस से अगर भेज रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तो फोकस से अगर भेजेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है? अगर हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र से अगर हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस चली आएगी, ठीक है। ये 3 नियम हैं हमारे पास। अब इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करके हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे, ठीक है। तो कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में कौन कौन सी स्थिति है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है P, ये F और ये C और ये इनफाइनाइट। तो एक बार हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, दूसरी बार ये वस्तु को यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ। 6 स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, उसके लिए क्या होगा? कैसे प्रतिबिंब बनेगा?
तो देखते हैं, ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी, ये ध्रुव है, और ये F और ये C, और यहाँ पर हम दिखा लेते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, वस्तु को हमने रख दिया अनंत पे, ये अनंत पे हमने वस्तु को रख दिया। अब प्रकाश किरण वस्तु से ही चल के दर्पण पे आएगी। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पे? अनंत पे। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत का मतलब यहाँ पे बहुत दूर। ठीक है, अनंत का मतलब बहुत दूर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर आएंगी। ठीक है, तो समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? समांतर रेखाओं की परिभाषा ये है कि ये अनंत पे जाके मिलेंगी। ठीक है, अनंत पे जाके मिलेंगी। तो जब भी अनंत से आने वाली प्रकाश, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत, ठीक है, तो जब अनंत पे जाके मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश किरण अगर हमें अनंत से लाना होगा तो एक दूसरे के समांतर लाएंगे। ठीक है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर आएंगे। तो एक दूसरे के समांतर के लिए हमें दो बिंदु ढूंढना होगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला हम भेजेंगे फोकस से। ठीक है, पहला कहाँ से भेजेंगे? फोकस से, और दूसरा भेजेंगे वक्रता केंद्र से। तो देखते हैं भेज के, तो ये हमने भेजा और दूसरा इस तरीके से भेजा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर आई हैं। अब जब प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो ये इसका होगा परावर्तन, और कहाँ से जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, और जब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से आई है? तो ये आई है वक्रता केंद्र से, और जिस रास्ते आई है जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ठीक है, और मैंने कहाँ बताया था प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा दोनों के कटान बिंदु पर। कब? जब परावर्तन हो रहा होगा तब। तो ये किरण यहाँ से इसका परावर्तन, ये किरण यहाँ से इसका परावर्तन, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटे हैं, तो हम मुख्य अक्ष से उस बिंदु को गिरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। तो इसके लिए मैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ लिख दे रहा हूँ। प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति हो सकती हैं? तो ये है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या है? तो पहला है फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक है, वस्तु देख सकते हैं कि इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा हो गया है, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, और वस्तु अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रतिबिंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, वस्तु किधर है? ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब किधर है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बना है? उल्टा भी बना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्पण के सामने बना है। ठीक है, तो जब भी दर्पण के सामने बनेगा तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने का मतलब क्या है? वास्तविक। ठीक है, दर्पण के सामने का मतलब होता है वास्तविक। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। दो तरीके का प्रतिबिंब बताया था, एक आभासी और एक वास्तविक। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक बना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में हमें क्या क्या देखने को मिला? तो प्रतिबिंब के बारे में हमें देखने को मिला कि प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, और प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी कि वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये केस हमने देखा। अब अगला वाला केस हम कल देखेंगे। ठीक है।